Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, हम अपने 2 यूनिट फिनिश कर चुके हैं। पहले 2 यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए अब हम एक नए यूनिट की ओर बढ़ते हैं और वो नया यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहले मैं इसकी हेडिंग पर ही थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूँगा। हमें यहाँ से इतनी एक सेंस क्लियर हो जाए कि हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि कहीं हम करंट की बात कर रहे हैं और उस करंट का इफेक्ट कैसा है, मैग्नेटिक। यानी कि जो हम पढ़ा करते थे, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और वो दूसरे कई आयरन के आर्टिकल या मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो अब हम यहाँ इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि एक करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले 10th की थोड़ी सी बात करते हैं जो आप पढ़ कर आए हैं। आपने उसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इतनी बात आप पढ़ के आ चुके हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें करंट डाउन टू अप फ्लो कर रहा है, और अगर हम इसमें आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल कर देते थे तो हम क्या देखते थे कि वो सारी आयरन फाइलिंग्स कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती थी। ऐसे डायरेक्शन की बात हम बाद में कर लेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली आप थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ रखेंगे, आई इज फ्लोइंग अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, जिधर आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी, जिधर आप फिंगर्स को मोड़ रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि ऐसा होता है। इसका मतलब है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है, पहला पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कैसे होता है वो, हाउ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेकंड हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट, एक मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल देता हूँ कि आप दो फ्रेंड्स हैं और आज आप एक दूसरे पर मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। दोनों का टारगेट क्या, एक दूसरे को पुश करना। तो उसने अपने हैंड से उसको पुश किया, दूसरे ने भी अपने हैंड से पुश किया। आप क्या देखेंगे, नेट इफेक्ट कहीं होगा, जिसकी फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन में ही दूसरा पर्सन मूव कर जाएगा। इसको कहते हैं नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो हाउ मैग्नेटिक फील्ड exert force on a moving charged particles like electron, proton and current carrying wire। तो अगर एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर लाया गया तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। ये इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर यूनिट में, हाउ चार्ज पार्टिकल्स can be accelerated to high energies in a cyclotron। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं हाई एनर्जी के साथ, और उस डिवाइस को हम पढ़ेंगे, उसका नाम होगा साइक्लोट्रॉन।
स्टूडेंट एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ भी हम चार्ज पार्टिकल लिखते हैं इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल हैं, क्योंकि चार्ज होना जरूरी है उस पर। फोर्थ पॉइंट, हाउ करंट एंड वोल्टेज are detected and measured by using galvanometer। स्टूडेंट इस पर्टिकुलर यूनिट में इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और हाउ मैग्नेटिक फील्ड exert force on a moving charged particle like electron and proton। तो हाउ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ओरस्टेड ने हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, दैट इज ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इसको ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे और जानेंगे कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। क्या किया ओरस्टेड ने, एक मैग्नेटिक नीडल लिया, मैग्नेटिक नीडल, जिधर मैं थोड़ा सा डार्क करूंगा वो नॉर्थ फेस है और ये साउथ है। एक वायर ली, बिल्कुल पैरेलल टू इस नीडल के रख दिया गया और उसमें करंट की डायरेक्शन है ए टू बी और सर्किट एक क्लोज सर्किट बना दिया गया। ये रियोस्टेट है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई और यहाँ की लगा दी गई, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। और जैसे ही की को क्लोज किया, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। उसके बाद उन्होंने इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, B2A कर दिया। और फिर की को क्लोज किया और फिर देखा क्या डिफ्लेक्शन होती है, तो इस बार देखा डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। मींस डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। और स्टूडेंट अभी हमने एक बात सीखी, जब दो फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं तो कोई नेट फोर्स लगती है। इसका मतलब है अगर ये मैग्नेटिक नीडल के पास मैग्नेटिक फोर्स है तो इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के पास भी मैग्नेटिक फोर्स ही है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, एक नेट फोर्स डेवलप हो गई। तो ये नेट फोर्स का इफेक्ट दिखना इस बात को प्रूव करता है कि एक वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक एबिलिटी है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमने हाउ का आंसर दे दिया। वहां हमने सिर्फ ये पढ़ा था करता है, तो ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई कि इस तरह से। तो एम्पियर्स ने इसके लिए एक रूल बना दिया, दैट इज एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या है ये रूल, इसको ध्यान से देखते हैं। कहा कि एक स्विम करते हुए पर्सन को एज्यूम कीजिए कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के अंदर वो स्विम कर रहा है, यानी कि उसका फुट यहाँ है और उसका हेड नॉर्थ की तरफ है नीडल के। ओके, तो कहते जब वो स्विम करेगा तो जिधर उसका लेफ्ट हैंड मूव करता है, लेफ्ट हैंड, उधर ही नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, अगर मैं यहाँ ज्यूम करूँ कि मैं स्विम कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर गया, इधर ऐसे। ठीक है, सो
इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बन गई, दैट इज स्नो रूल। क्या कहता है ये स्नो रूल? ए करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एस एन, साउथ टू नॉर्थ, किसमें चलेगा करंट? इन अ वायर। और वो वायर कैसे रखेगी? ओ मीन्स ओवर, हेल्ड ओवर अ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल के ओवर रखी गई है। हेल्ड ओवर अ मैग्नेटिक नीडल गेट्स the magnetic needle, the needle gets deflected, W माने वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। कब? जब साउथ टू नॉर्थ करंट चलेगा। नॉर्थ टू साउथ चलेगा तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाएगी। So this was the experimental proof given by Oersted, and Ampere's gave us a rule, and that's no rules you have to remember. ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट। क्योंकि इफेक्ट तो एक पर्टिकुलर स्पेस में होगा, उसके बाद उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बार मैग्नेट से आप क्या करते हो, आयरन के पीसेस पर लेकर जाते हो, आयरन के पीसेस के पास तो उनको अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तो नहीं करता ना। इसका मतलब वहाँ उस फील्ड की स्पेस ही नहीं है, वहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं मिलता, दैट इज। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर हमें वो डेफिनेशन मिलेगी। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फोर्स experienced by a moving charge in a magnetic field। ओके, तो स्टूडेंट अब सबसे पहले मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर आपको एक जो एक्सप्रेशन होगा हम इसी से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है ये? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? एक मूविंग चार्ज चाहिए। लेट द चार्ज इज मूविंग, positive charge, unit positive charge is moving with velocity v making an angle theta with the field। तो अगर कोई क्वांटिटी हमारी ओरिजेंटल डायरेक्शन के साथ, एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाती है। एक कंपोनेंट अलोंग द फील्ड v cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट v sin थीटा परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा। अब ये जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज जेड एक्सिस, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज। इसके लिए हम लॉ को, रूल को बाद में डिफाइन भी करेंगे, पहले ध्यान से इसको देखिए। ये फोर्स अब किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी? देखिए नंबर वन, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये फोर्स कम हो जाएगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, क्योंकि उतनी इंटरेक्शन बढ़ेगी। जो कम होगा तो इस फील्ड की इंटरेक्शन उससे कम हो जाएगी। नंबर टू, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, नॉट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थर्ड, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी
उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, so what you will get, F is directly proportional to QV sin theta into B, यानी कि F is equal to KQVB sin theta, and for this K is 1 and F is equal to QVB sin theta. ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, कोई डायरेक्शन नहीं है। सो दिस VB sin थीटा कहाँ आता है स्टूडेंट्स? ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। अगर एक वेक्टर V है एक B है, तो तीसरा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब तभी मैं कह रहा था, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? Z एक्सिस के अलॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू दी फील्ड है, इसलिए हमारी क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो इनकी V क्रॉस भी आएगी वो किधर आएगी? Z एक्सिस के अलॉन्ग। अगर ये Y है, ये X है, तो ये किधर होगा? Z। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ओके, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो Q V क्रॉस B बिना मैग्नीट्यूड के लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इफ Q इज 1, V इज 1, देन F इज इक्वल टू B। सो द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is equal to the force experienced। कौन कर रहा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड? एक चार्ज जो मूव कर रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? यहाँ वो भी लिख देता हूँ, साइन थीटा इज 1 बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके इक्वल होगी? जितनी एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो आप यहाँ से उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। सो B इज इक्वल टू F बाय QV साइन थीटा। ओके, और थीटा 90 होगा, इसलिए F बाय QV। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। डायरेक्शन ऑफ F, तो मैं दो फिगर बना रहा हूँ। पहली पॉजिटिव चार्ज के लिए, सो दिस इज B एंड दिस इज V and this is F, and if the charge is negative, this is B, this is V and this is F। ओके, तो ये किस तरह से अब हम लिखेंगे? V and B are in a plane, V and B are in a plane, तो किस रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे? देन बाय राइट हैंड रूल। हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ F, the direction of F is perpendicular to a plane of paper and upward। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा
P and B are in a plane, then by right the direction of F for a positive charge, ये भी लिख दीजिए, ये एंड में लिख लेते हैं, upward for a positive charge. इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होने वाली है, डाउनवर्ड. तो ये आप इस तरह से डायरेक्शन राइट हैंड रूल से स्पेसिफाई कर देंगे. तरीका क्या है, V से B की तरफ कर्लिंग करनी है आपको, B से B की तरफ, तो V से B की तरफ चले जाइए, थंब ऊपर. इसमें नेगेटिव चार्ज है तो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में B से B, तो आपका थंब नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इस तरह से हम डायरेक्शन बना सकते हैं. अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. कि डेफिनेशन के लिए हमें क्या करना है, इफ V is 1 and Q is 1 and sin theta is 1, यानी कि थीटा 90 है, तो हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि उसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी कि द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट क्या होगा, जब एक यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड होनी चाहिए. चलिए अब हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं. स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस आ जाएगा, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री. सो एफ कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 0 0 होता है और साइन 180 पर भी 0 होता है. सो दिस इज 0. तो नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज. इसीलिए देखिए हम कह रहे थे कि अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा तो वो चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ये वेलोसिटी उसी चार्ज की है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड केस, अगर v 0 हो जाएगा, इफ v is 0 मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, तो भी आपका f 0 हो जाएगा, क्योंकि v 0 होने से पूरे पार्ट को 0 होना पड़ेगा. इसका मतलब रेस्ट वाला चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. तीसरा केस, इफ थीटा इज 90, सो f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90. साइन 90 पर वैल्यू 1 होती है, f इज इक्वल टू क्यू वी बी. ठीक है. तो इस तरह से मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगी, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा. तो ये याद रखना आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा. चलिए स्टूडेंट, अब इसी का एक और रूल बना लेते हैं, दैट इज फ्लेमिंग्स. ये आपने 10th में पढ़ा है, फिर भी दोबारा डिस्कस. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है ये रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, stretch your कौन सी फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब. कैसे स्ट्रेच करना है आपको इनको, एट राइट एंगल टू ईच अदर. राइट एंगल टू ईच अदर कैसे, मैं अपने हैंड से दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये इसके 90 पर है जो सेंट्रल फिंगर है, और थंब भी सब सारे एक दूसरे के 90 डिग्री पर होने चाहिए. देन इफ द फर्स्ट फिंगर, इसको याद करने का तरीका आप याद रख लीजिए, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफ फादर फोर्स, मदर एम मैग्नेटिक फील्ड, सी करंट जिधर मोशन हो रही है, करंट चल रहा है. फर्स्ट फिंगर shows magnetic field,
shows the direction of magnetic field central finger the direction of current then the thumb represents the direction of force. तो आप राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी। लेफ्ट हैंड रूल जो लेफ्टी हैं उनका नहीं चलेगा, उनको लेफ्ट हैंड ही यूज़ करके इस रूल को बताना, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उनके लिए राइट हैंड की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड ही यूज़ करना। तो ये ध्यान रखें कि हमें लेफ्ट हैंड यूज़ करके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताना। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली टेस्ला। टेस्ला इज व्हाट? इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेस्ला हम टी से रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट रहेगा टेस्ला। ये टेस्ला को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो अभी हमें एक्सप्रेशन निकाला था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, सो थीटा तो 90 होना चाहिए, क्यू भी 1 होना चाहिए, बी भी सॉरी वी भी 1 होना चाहिए और एफ भी 1 होना चाहिए। क्या? 1 न्यूटन, 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बी कितना होगा? 1 टेस्ला। सारी चीज़ें जब 1 हो जाएंगी तभी भी 1 टेस्ला होगा। तो क्या हो गया देखिए, डिफाइन कर सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving perpendicular to the direction of magnetic field with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton. तो then magnetic field induction is said to be 1 Tesla. तो ये आपको ध्यान रखना है, Tesla is the unit for magnetic field. And if we talk about CGS unit is Gauss, and 1 Gauss is equal to 10 raised to power minus 4 Tesla. Okay, so this you have to remember. इस टेस्ला हो सकता है कहीं क्वेश्चन में यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, गोस होगा तो आपको उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीजीएस यूनिट है और ये हमारा एसआई यूनिट है टेस्ला। सो दिस इज ऑल अबाउट कि वो मैग्नेटिक फील्ड करंट से कैसे प्रोड्यूस होती है और कितनी फोर्स वो प्रोड्यूस करती है। वो फोर्स एक चार्ज कितनी एक्सपीरियंस करेगा उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया एंड यूनिट निकाल लिया, डेफिनेशन बना ली। सो थैंक यू। अब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसका बायोट-सेवर्ट्स लॉ।